नंबर 10 करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये हमारे साथ स्टार्ट हो रहा है 130 आर्टिकल से, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, गवाहों को बुलाने के लिए ऑर्डर करना। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग relating to civil and criminal procedure respectively and in the absence of any such law by the discretion of the court। अगर सिविल केस में विटनेस को बुलाना है या क्रिमिनल केस में बुलाना है, वो क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल को देखा जाएगा, सिविल के लिए सिविल मैटर को देखा जाएगा, सिविल प्रोसीजर को देखा जाएगा। उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो जो एक स्पेशल लॉ आएगा या कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है कि वो जैसे मर्जी एक विटनेस को बुला ले और उसको नोटिस कर ले। आर्टिकल है जी 130 131, judge to decide as the admissibility of evidence when either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner and the alleged fact if proved would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise। इसमें सारे आर्टिकल में वो ये बताना चाह रहे हैं आर्टिकल 31 में कि जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जज डिसाइड करेगा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है, जज डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि कौन सी एविडेंस उसने एडमिसिबल करनी है या कौन सी नहीं है। जो बाज़ ऐसी चीज़ें होती है, फजूल सी चीज़ें केस में डाली जाती हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये एडमिसिबल नहीं। उसके बाद है जी 332 एग्जामिनेशन इन चीफ। इन चीफ की जो बात होती है एग्जामिनेशन के लिए EX लिख लें, काफ़ी है। एग्जामिनेशन इन चीफ, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। आपने एक विटनेस को बुलाया, उससे जो क्वेश्चन बेसिक कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जो दूसरी पार्टी उस पर जिरा करती है, क्रॉस करती है, सवाल करती है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद है द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। अब पहले क्या हुआ है, पहले हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्या हुआ क्रॉस बाय एडवर्स पार्टी, क्रॉस के बाद फिर आप री एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या बेसिक क्वेश्चन किए, जो बेसिक स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड की, दूसरी पार्टी ने उसको क्रॉस किया, क्रॉस के बाद आप दोबारा फिर आपके पास मौका है कि आप अपने गवाह को री एग्जामिन कर सकते हैं। 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, द विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्ड क्रॉस एग्जामिन, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो एडवर्स री एग्जामिन। The examination and cross examination must relevant fact, but the cross examination need not to confine to the facts to which witnesses testified on his examination। यानी जब एग्जामिनेशन हो रहा होगा तब वो बंदा विद इन फैक्ट्स रहेगा, फैक्ट्स के अंदर क्वेश्चन करेगा। जब क्रॉस होगा तो वो कन्फाइंड नहीं है, बाउंड नहीं है फैक्ट्स के अंदर, यानी कि वो द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross examine that matter। अब पहले क्या है जी 133 है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ये 133 के लिए कहता है वो कि एक आपने क्या किया, पहले इन चीफ किया, फिर दूसरी पार्टी उसको क्रॉस करती, क्रॉस में वो बाउंड नहीं है, फिर आप उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। आपने री एग्जामिन किया उस मैटर को, फैक्ट को, अब वो दूसरी पार्टी जब दोबारा उस पर क्रॉस करती है आप फिर उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक, और एक नई चीज बीच में आती है, नई बात आती है, उसको अलाउ पहले कोर्ट से करवाना होगा, फिर आप उस नई चीज पर बात कर सकते हैं। परमिशन ओवर रूल्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। कोई नया ऑब्जेक्शन आता है ना, तो अगर वो सस्टेन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ओवर रूल्ड हो जाता। 334
Cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called as witness. एक बंदे को नोटिस किए गए, एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला गया, लेकिन वो बंदा एज ए विटनेस नहीं है. अगर वो विटनेस नहीं है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक, एक केस है, वो उसका गवाही नहीं है, तो आप उस पर जीरा कैसे करेंगे? इसको लिख लें. उसके बाद 335 विटनेसेस टू करेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन. विटनेस का जो करेक्टर है वो भी इसमें देखा जाएगा, चाल चलन भी देखा जाएगा. ठीक है, एग्जामिन एंड री एग्जामिन. 336 leading questions. Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expert to receive is called a leading question. जो क्वेश्चन किसी ख्वाहिशात को, किसी मकसद को, किसी मुद्दे को डायरेक्ट बयान कर रहे हो, वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं. आप ऐसा करना चाहते थे? जी मैं करना चाहता. आप इस तरह क्यों चाहते थे? इट मीन्स लीडिंग क्वेश्चन. When leading question must not be asked. कब लीडिंग क्वेश्चन जो है 337 के मुताबिक नहीं पूछने चाहिए. लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी not if objected by the adverse party be asked in any examination in chief or in re-examination except by the permission of the court. The court shall permit leading question as to matter which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved. अब जो लीडिंग क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछने चाहिए? जब दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन उठाए तो आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने चाहिए. अगर चाहे आप क्रॉस कर रहे हैं चाहे री एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जब दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन उठाए उस पर. अगर उनका किसी चीज़ के बायस होने पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, या वो किसी डिस्प्यूटेड लेवल पे नहीं जा रहे, कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहे, तो तब आप पूछ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. 338 सॉरी 138 आर्टिकल 338 कल पीपीसी पढ़ रहे थे ना. When leading question may be asked, leading question may be asked in cross examination. लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाने चाहिए? क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं. उनतालीस है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग. एनी विटनेस मे बी आस्क्ड while under examination whether any contract, grant or other disposition of property is to which he is giving evidence was not any statement as to the contents of any document which he in the opinion of the court ought to be produced. The adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until facts have been proved which entitled to the party who called the witness to give secondary evidence if it of it. एक चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन उठाती है कि जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा आप उस पर क्वेश्चन नहीं होंगे या उसकी स्टेटमेंट नहीं ली जाएगी. ठीक है, एक राइटिंग एक डॉक्यूमेंट पर बहस हो रही है ना, उस डॉक्यूमेंट का होना अदालत में ज़रूरी है. 140 करते हैं, ये अभी इसी चैप्टर को हम कर रहे हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग. प्रीवियस स्टेटमेंट पर प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग.
A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intent to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called those party of it which are to be used for the purpose of contradicting him. एक आपने स्टेटमेंट दी हुई, एक तहरीरी बयान दी हुआ, उसको प्रूव करने के लिए जो आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते, ठीक है। यानी एक स्टेटमेंट आपने दी है, मैं सुबह उठा, मैंने ये रूटीन फॉलो की, मैं कॉलेज गया, कॉलेज के जाने के बाद मैं फ़लाँ ऑफिस पहुंचा, ऑफिस के निकलने के बाद मैंने ये पूछा, ये आपने इन राइटिंग दी ये स्टेटमेंट। अब दूसरी पार्टी आप पर इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करती, आप कितने बजे वहाँ पहुँचे, अच्छा आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या लेने गए, अच्छा ये, यानी उसके पास जो आपने रिटन स्टेटमेंट दिया उसको भी क्रॉस करने का हक है। अगर आप कंट्राडिक्शन देते हैं तो वो साबित होगी, वो आपके खिलाफ एडमिसिबल होगी। 141 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लॉफुल क्वेश्चन, when a witness is cross-examined, he may, in addition to the question herein before, refer to be asked any question which tend to test his veracity, to discover who is and what is in position in life, or to shake his credit in injury his character, although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to penalty or forfeiture। यानी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल कानून के मुताबिक क्वेश्चन करने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी चेक करनी, वर्सिटी चेक करनी, वो कितना जिम्मेदार है, कितना लॉयल है, टू डिस्कवर हु ही इज़ एंड व्हाट इज़ पोजीशन, कि वो क्या है और उसकी ज़िंदगी में क्या पोजीशन है। उसके बाद उसके ज़िंदगी पर सवालात कर सकते हैं, उसको छेड़खानी कर सकते हैं, यानी उसको बुरा भला कह के कि इसको चेक करते हैं कि इसका टेम्परामेंट किस तरह है। ऐसे ही करते हैं लोग, बुरा भला कहते हैं, वो सच उगल देता है। LLB 2 देखिए, जॉली LLB 2, उसमें वो उसको बातें ऐसे लगाता है, वो जब उसका शजरा नसब पूछता है पंडित का, वो कहता है अल्लाह इससे आगे भी है, यानी वो पहले उसको जलील करता है, उसके बाद उससे सच निकलवा लेता है। यानी ये चीज़ की बात कर रहे हैं, उसकी करंट पोजीशन क्या है और वो क्या क्या करता है। 142 है, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू ए मैटर relevant to the suit or proceeding, the provision of article 15 shall apply। इसमें ये कहता है he is bound to answer। वो ये कहते हैं जो क्वेश्चन रेलिवेंट टू फैक्ट और रेलिवेंट टू सूट हो, वो उससे पूछा जाए तो वो बाउंड है उसका जवाब देने का। उसके बाद है 143, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। इसमें यह कहता है कि ये अदालत डिसाइड करेगी कौन सा क्वेश्चन, कब क्वेश्चन पूछना चाहिए और किस क्वेश्चन के आंसर के लिए उसको फोर्स करना चाहिए। कोर्ट डिसाइड टू कंपेल फॉर आंसर, अदालत डिसाइड करेगी कि उससे। 144 है जी, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। 144 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बगैर किसी रीजनेबल ग्राउंड के आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। नो सच क्वेश्चन एज इन रेफर इन आर्टिकल 143 और टू बी आस्क्ड unless the person asking he is reasonable ground for thinking that the imputation
विच इट कन्वेज इज़ वेल फाउंडेड, यानी कोई भी क्वेश्चन है आप उसको रीज़नेबल, अगर आपके पास उसकी ग्राउंड नहीं है तो आप उस तरह का उसको भड़काने के लिए, तंग करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, 145 है जी। Procedure of court in case of question being asked without reasonable grounds. If the court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject is in the exercise of his profession. अब एक क्वेश्चन आप विदाउट ग्राउंड आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको कोई जजमेंट, कोई अथॉरिटी वगैरह बतानी होगी कि इस तरह ये उसने पूछा था, पूछ सकते। ठीक है, 146 मियाँ साहब, इंसिडेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, द कोर्ट में forbid any question or inquiries which it regards as incident or scandalous, although such question or inquiries may have some bearing on the questions before the court, unless they relate to facts in issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue exists. आप स्कैंडलस क्वेश्चन या एक्सीडेंटल क्वेश्चन, इंसिडेंटल क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर उसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है फैक्ट इन इशू के साथ ना हो तो। ठीक है, बात समझ आ गई? आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको ऐसे क्वेश्चन को मना करती है, डिक्लाइन करते हैं, लेकिन अगर उनका डायरेक्ट लिंक बन रहा है तो फिर वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है जी 147, Procedure of court in case of defamation, libel and slanders. When a person is prosecuted or sued for making a published and imputation of a defamatory, libelous or slanderous nature, the court shall not, before it has recorded its finding on the issues whether such person did make or publish such imputation and whether such imputation is true, permit any question to be put to any witness for the purpose of injury the character of the person in respect of whom such imputation has or is alleged to have been made, or any other person, whether dead or alive, in whom interest, except in so far as any such question may be necessary for the purpose of determination the truth of the imputations alleged to have been or published. अब ये कहता है कोई ऐसी चीज़ जो आप किसी को बेइज्जत करने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए, उसको जलील करने के लिए की गई है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके बाद उसकी पूरी फाइंडिंग लेने के बाद उस पर जजमेंट दी जाएगी। ठीक है, कि आया वाकई ऐसा हुआ भी है कि नहीं है। 148 है, क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय और व्हिच थो प्रॉपर इन इटसेल्फ अपीयर टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। 148 के तहत वो क्वेश्चन जिसका पर्पस दूसरे बंदे की इंसल्ट करना हो, उसको अनाय करना हो, तंग करना हो, तो लॉ कोर्ट उस क्वेश्चन को फॉरबिड करती है, मना करती है कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर वो क्वेश्चन इटसेल्फ वो कोई एविडेंस बन रहा हो तो फिर और बात है। ठीक है, 149 exclusion of evidence to contract answer to question testing validity. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by injuring his character, or no evidence shall be given to contradict him, but if he answer falsely he may afterward be charged with giving false evidence. अब एक बंदा, उसको बस इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से उससे स्टेटमेंट ली जा रही है कि उसके करैक्टर को शेक करना, उसकी लॉयल्टी चेक करनी, उसकी सच्चाई चेक करनी, तो उसके करैक्टर को हैंडशेक किया जा सकता है। अगर वो वाकई साबित हो जाए कि वो झूठी गवाही देता है तो फिर उसको चार्ज किया जाएगा उसके मुताबिक। ठीक है,
उसके बाद है जी क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स ए विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। एक बंदा अपने गवाह को अदालत की इजाज़त के साथ वो सवाल पूछ सकता है जो दूसरी पार्टी क्रॉस में पूछना चाहती है या पूछती है। ठीक, लीडिंग कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। 150 आर्टिकल है, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, अपने गवाह से सवाल करना है, वो सवाल जो बज़ाहिर दूसरी पार्टी को क्रॉस में पूछना चाहिए, वो अदालत की इजाज़त से पूछ सकता है। ठीक है, शबान क्लियर है। 151 impeaching credit of witness. The credit of a witness may be impeached in the following ways: to by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him, by the evidence of person who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy or credit, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence, by proof of former statement inconsistent with any party of his evidence which is liable to be contradicted. अब एक बंदे को इम्पीच किया जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि आया इसकी गवाही ठीक है, ये बंदा ठीक है, तो अदालत की इजाज़त के साथ उसको चेक किया जाएगा, यार ये बताया जाएगा इसने फ़लाँ केस में रिश्वत लेने की कोशिश की है या इसको दी की है या इसको देने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसको ओपन करें। अच्छा, 152 है जी, क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस और relevant fact admissible. When a witness it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he is testifies. एक मामला है, एक इशू है जिसके मुताल्लिक उसको पता है या वो उस चीज़ के मुताल्लिक जानता है, इसमें अकम्प्लिस भी हो सकता है, एक बंदा वहाँ पे वैसे भी खड़ा हो सकता है। अकम्प्लिस कौन है? जो साथी होता है। अगर साथी स्टेटमेंट देता है तो वो corroborate करती है उस चीज़ के साथ, एक फैक्ट के साथ। अगर एक बंदा वैसे कोई जुर्म होता हुआ देख रहा होता है तो उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो उसके साथ corroborate करती है। बात समझ आ गई? एक साथी हुआ, उसकी तो स्टेटमेंट वैलिड है, उसके बाद जो उधर देख रहा था वो भी स्टेटमेंट मायने रखती है। 153 है जी, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव टू corroborate later testimony as to same fact. In order to corroborate the testimony of a witness, any formal statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved. एक चीज़ उसने पीछे स्टेटमेंट दी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, पीछे स्टेटमेंट दी है, नई स्टेटमेंट भी उसके साथ corroborate कर रही है, लिंक कर रही है, वो प्रूव होगी कि एज इट एज वही है। ठीक, इतनी सी बात है। 154 What matters may be proved in connection with proved statement relevant under Article 46-47 whenever any statement under relevant Article 46-47 is proved, all matter may be proved either in order to contradict or corroborate it or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the truth of the matter suggested. अब ये चीज़ है जो उसके साथ corroborate ना कर रही हो, contradict कर रही हो, उससे रेलिवेंट ना हो। अपना मोबाइल देना, वो ग्रुप निकाल के, इसमें एक चीज़ कहता है कि एक स्टेटमेंट दी है, जैसे वो कहता है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट है या प्रीवियस स्टेटमेंट है। आर्टिकल इसके बाद जो पहले पढ़ा था 53 में बताता है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव टू बी corroborated later testimony as to same fact.
अब सेम फैक्ट की वो बात करता है, इसमें वो ये कहता है एक बंदा अपनी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं कि कोलैबोरेट कर रही है, ओ सॉरी कोलैबोरेट नहीं कर रही, कंट्राडिक्ट कर रही है, उससे मुनहरफ हो रहा है, उसको वो क्या कर रहा है कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, ये वर्ड सही है, उससे मैच नहीं कर रही, तो वो स्टेटमेंट भी क्या है जी, उसको उसी तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। इसको दोबारा, वेन एवर एनी स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47 इज प्रूव्ड, ऑल मैटर मे बी प्रूव्ड ईदर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरॉबरेटेड। उनके अलावा जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बाकी तमाम मामला जी कैसे प्रूव किए जाएंगे, जैसे आर्टिकल 46 कहते हैं, 46 में स्टेटमेंट कौन सी है जी, डाइंग डिक्लेरेशन भी है, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है, किस रिलेशन को मेंशन करने के लिए भी स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई है। अगर वो इन चीज़ों से डिनाई कर देता है तो उसको प्रूव करना होगा। उसके बाद है 155, रिफ्रेशिंग मेमोरी, ए विटनेस मे वाइल अंडर एग्जामिनेशन afresh his memory by refreshing any writing made by himself at the time of the transaction concerning which is questioned, or so soon afterward that the court consider if it likely that the transaction what was at that time fresh in his memory, and witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if it was read he knew to be correct. Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document, provided the court be satisfied that there is sufficient reason for the non-produce of original. An expert may refresh his memory by reference to professional treaties. इसमें क्या है कि एक बंदा एक चीज़ के मतलब गवाही देने आया है, उसको या तो अदालत वाली स्टेटमेंट ही दे दीजिए जो उसने पीछे दी हुई थी मेमोरी उसकी रिफ़्रेश करने के लिए, या उसको उस तरह की एक स्टेटमेंट लिख के दी जाएगी कि अपने सवालात को दोबारा तैयार कर लो, या हम एज ए एडवोकेट हम अपने गवाहों को तैयार कर लेते हैं कि ये चीज़ है, इसका तूने ये जवाब देना है, ताकि उसकी मेमोरी जो है फ्रेश हो जाए। ठीक है, ये हम कब करते हैं, जब हमने एक अपने गवाह की शहादत रिकॉर्ड करवानी होती है, हम उसको चीज़ें जो हैं वो दोबारा रिफ़्रेश करवाते हैं, इस वजह से ताकि उसको पता है हमें कि उससे गवाही ली जानी। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 156 टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन आर्टिकल 155, a witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. अब बात यह है कि अगर उसको पता है कि जितनी उसने स्टेटमेंट दी है डॉक्यूमेंट के मुताबिक ठीक है, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना भी हो तो काम चल जाएगा। अगर उसको दोबारा वेरीफाई करना हो तो वो कर सकता है। 157, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग आर्टिकल मस्ट बी produced and shown to the adverse party if he required, if such party may, if he pleases, cross examination the witness thereupon. 157 के तहत अब दूसरी पार्टी को राइट है कि वो पिछली प्रोसीडिंग, पिछली गवाही को, क्रॉस एग्जामिनेशन को रीड कर सके, ताकि उसने फर्दर उस केस को सीक्वेंस से चलाना है ना, तो उसको इतना राइट है कि उसको पढ़ सके, उसको जान सके लास्ट टू प्रोसीडिंग को। 158, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या है जी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शेल इफ इट इज इन हिज पोजेशन ऑफ पावर ब्रिंग इट टू कोर्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन व्हिच देयर मे बी इट्स प्रोडक्शन और इट्स और एडमिसिबिलिटी, द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट। अब एक डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़रूरत है अदालत में पेश करना, उसके लिए विटनेस को क्या होगा, समन वगैरह होंगे। अगर उसको
ऑब्जेक्शन ना हो तो वो उसको पेश करेगा, और ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा, उस ऑब्जेक्शन के बारे में कोर्ट डिसाइड करेगा. The court, if it sees fit, may inspect the document unless it refer to matter of state aid or take evidence to enable to the determine on its admissibility. अब एक डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी पे सवाल है कि इसको मानना है या नहीं मानना, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा. ठीक है. 159 giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, and he is bound to give and its evidence if the party produce its require him to do so. एक डॉक्यूमेंट है जिसको अदालत में पेश करना ज़रूरी है, तो दूसरी पार्टी बाउंड है, जिसको वो नोटिस होंगे कि इसको प्रोड्यूस करे ताकि दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट को देख सके. एक डॉक्यूमेंट बेस पर आपने कोई दावा किया है तो दूसरी पार्टी को राइट है ना उसको देख सके कि ये आया ठीक है गलत है क्या है, उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसको देख सके. 160 using as evidence of document production of which was refused on notice. When a party refused to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterward use the document as evidence without the consent of the other on the order of the court. 160 ये बताता है कि एक डॉक्यूमेंट के लिए प्रोड्यूस करने के उसको ऑर्डर मिले, पार्टी ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. अब उस डॉक्यूमेंट को वो पार्टी यूज नहीं कर सकती. कब तक? जब तक दूसरी पार्टी उसको इजाजत ना दे और कोर्ट अलाउ ना करे. ठीक है, तब तक उस डॉक्यूमेंट को वो पार्टी फर्दर यूज नहीं कर सकती. यानी उसको प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर किया गया लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं किया. इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकती जब तक दूसरी पार्टी ना चाहे और अदालत अलाउ ना करे. 161 judges power to put question on order production. अब इसमें यह कहता है कि जज के पास इख्तियार है कि अगर उसको लगे उसको क्वेश्चन करना चाहिए, उसमें मामलात को ठीक करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, इंसाफ करने के लिए, मेन मुद्दे तक पहुंचने के लिए, तो जज के पास इख्तियार है कि उसको देख सके, उस पर क्वेश्चन कर सके, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी प्रोडक्शन के ऑर्डर कर सके, उस केस को इंस्पेक्ट कर सके. ठीक है. 162 ऑन ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. 162 no new trial for improper admission or rejection of evidence. No new trial for improper admission or rejection of evidence. The improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself by for a new trial or reversal of any decision in any case, if it shall appear to the court before which such objection is raised that independent of the evidence objection to and admitted there was sufficient evidence to justify the decision of, or that if the rejected evidence had been received it ought not to have been varied the decision. अब एक कोई ग्राउंड कोई एविडेंस रिजेक्ट किया गया, उस बेस पर नया ट्रायल को दोबारा नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वो जब रिजेक्ट किया गया तो कोई ग्राउंड भी तो लिखी थी ना उस ट्रायल में. उससे फैसला अगर वेरी कर रहा है या वेरी नहीं करता, उससे मुख्तलिफ नहीं है उस ग्राउंड से, तो फिर वो ऑब्जेक्शन नहीं सुना जाएगा, उसकी बेस पर दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा. चैप्टर है जी 12 डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ. एक्सेप्टेंस ऑन डिनायल ऑफ क्लेम ऑन ओथ. व्हेन द प्लेंटिफ टेक्स ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू डिनाई द क्लेम ऑन ओथ. The court may pass such order as to cost and other matter as it may deem fit. Nothing in this article applies to laws relating to the enforcement of other criminal cases. 163 ये बताता है कि आपने जो भी एविडेंस देना है, आर्टिकल 163 ऑन ओथ आपने वो स्टेटमेंट देनी है. लेकिन इसमें लॉ ये कहता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग और इन हदूद केसेस आप ऑथ पर आपकी दी हुई स्टेटमेंट को भी नहीं माना जाएगा. आप ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं दे सकते. आप कस्में चाह कर भी झूठ बोल रहे हो तो उसको माना तो नहीं ना जाएगा.
बात ये प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल because of modern devices. If such cases as the court may consider appropriate, the court may allow to be produced any evidence that have become available because of modern devices or techniques. आप ऑडियो वीडियो भी कुछ पेश करना चाहते हैं तो आप पेश कर सकते हैं, ठीक है. Order to override other laws. The provision of this order shall have effect notwithstanding any contained in any other law for the time being in force. आप क्या कर सकते हैं, कानून शहादत को आप ओवरराइड अगर करना चाहें कि कई चीज़ पर कोई और अप्लाई होती हो तो आपको एक्सेप्शन हासिल है, और वो एक्सेप्शन आपको कहाँ पे है, सिर्फ़ और सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट में. कानून शहादत को ओवरराइड आप किन सूरत हाल में कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन लॉ में, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते. दैट्स ऑल. हमारा जो कानून शहादत ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है. अब आपका CPC का पोर्शन और कानून शहादत ऑर्डर का जो है ये 40 नंबर का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. इसमें आपको मिनिमम 30 नंबर सिक्योर करने होंगे. जो 30 नंबर सिक्योर नहीं करेगा उससे फर्दर मैच पड़ेगा. तो ओके करते हैं.